बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ताज़ा तरीन बारिश के स्पेल को एंजॉय कर ही रहे हैं बिलाखिर, और दिन का आगाज भी कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अच्छे मौसम वाले लाहौर के साथ। वाह वाह, लाहौर का मौसम जी बहुत अच्छा है, बारिश वैसे अच्छी हो रही है और कराची में भी चूंकि अब बारिश की पेशगोई की गई थी तो बारिश हो रही है। कल रात को वहाँ पे कुछ अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन स्टिल जिस बारिश का इंतजार था शहर कायद को भी, ओवरऑल पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की अगर हम बात की जाए तो बारिशें तो हो रही हैं और बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिससे सयाहों के लिए एक बड़ी ट्रीट हो गई है। जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं बी सेफ और बर्फबारी को भी एंजॉय करें। क्वेटा के कुछ इलाकों में जो बारिश हुई है, आई मीन बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, क्वेटा में वैसे वक्फे से जारी है, वहाँ पे कुछ थोड़ी तबाही भी हुई है। खासतौर पर जीवनी का जो इलाका है, गवादर है, इससे मुल्क का जो ये साइली पट्टी जो है हमारी, इसमें कुछ नुकसान भी हुआ है बारिश की वजह से। और जो मकामी इंतजामिया है, जो PTM में है, वो वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रही है। और उसके साथ साथ जो ISPR की एक स्टेटमेंट के मुताबिक जो फौजी हैं वहाँ पे, फौजी जवान, उनको भी ये कहा गया और वो भी मदद कर रहे हैं जो मकामी इंतजामिया है उसकी। लेकिन हमारी दुआ है कि जो भी लोग इस बारिश से मुतासर हो रहे हैं, ख़ासतौर पर इस इलाके के अंदर, अल्लाह करे उनकी ये मुसीबत टले और ये बाइस रहमत ही रहे, बाइस ज़हमत ना हो। दूसरी जानिब एक बाइस ज़हमत चीज़ हमारे लिए जो बन रही है, जिसके बारे में मुसलसल हम बात कर रहे हैं, फ्राम 0.something to 9%, 9% पे इस वक्त जो ओमिक्रॉन केसेस हैं वो पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं और कमी नहीं आ रही उसमें, दोबारा बल्कि इजाफा ही। और कराची के हवाले से कहा जा रहा है बार बार कि वो गढ़ बन चुका है, वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरी जानिब अगर हम फ्रांस के हवाले से, कल ही मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, IUH नामी एक जो वेरिएंट है वो नया आया है फ्रांस में, और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, पॉसिबिलिटी। नया मॉडल पुराना अभी तंग करता रहता है, नया आ जाता है। खैर, इस पर आप बात करेंगे इन डिटेल्स, और विद दैट PTI इज इन ट्रबल, इस पर भी बात होगी। हेडलाइंस देखते हैं, वापस आते हैं। फॉरेन फंडिंग केस ने मुल्की सियासत में तहलका मचा दिया। PTI पर बैंक अकाउंट्स और करोड़ों के फंड छुपाने के संगीन इल्जामात। फॉरेन फंडिंग केस से कोई परेशानी नहीं, एक एक पाई का हिसाब देकर PTI सुरखरू हो गई, हुकूमत का बड़ा दावा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने PTI के चेहरे से ईमानदारी का मेकअप उतार दिया। ऑपोजिशन की हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। मुल्क भर में कोरोना के नए वेरिएंट के हमले तेज, कराची ओमिक्रॉन का मरकज बन गया। सिंध में दोबारा सख्त फैसलों का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, मौसम खुशगवार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। 23 मेडल्स अपने नाम करने वाली मेडिकल की तालिबा नूरुस्सबा अहमद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। नांगा पर्वत के साय में तत्तू गांव के एक स्कूल की कहानी का अहवाल बताएंगे वकार अहमद मलिक सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और पाकिस्तान की पहली तबला नवाज खातून सुमेरा वारिस होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, शो में बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बहुत कुछ में क्या बहुत कुछ है इससे? फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हमारे पास, और ये आज शो में बहुत कुछ अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ममनुआ जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसके ऊपर एक अरसे से नजर थी, इसमें जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, उसने मुल्की सियासत में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने वाली 3 रुकनी जो स्क्रूटनी कमेटी थी, उसकी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है, जिसमें हुक्मरान जमात पर फंड्स जाहिर न करने और अकाउंट्स छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट सामने आने पर बज़ाहिर PTI की मुश्किलात बढ़ती नजर आती हैं, जैसे कि हमने कहा कि इट सीम्स PTI इन ट्रबल। दूसरी जानिब जो मुनहरिफ PTI के रुकन हैं अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने 2014 में ये जो पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तियाँ, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि 2 ऑफशोर कंपनीज के जरिए लाखों रुपए जो हैं वो उस PTI को फंड किए गए हैं और PTI के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। स्क्रूटनी कमेटी ने 3 साल में 96 समातें ओवरऑल इस हवाले से की हैं और इस दौरान कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर बैंक से 2009 से लेकर 2013 तक के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की, एक रिपोर्ट मुरतब की। ये जो मुबैना रिपोर्ट है ये भी कहती है कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकिशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ अकाउंट्स में से 1 अरब
64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए, लेकिन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को गलत मालूमात फराहम की। 1 अरब 33 करोड़ के एहतियात जाहिर किए और 31 करोड़ रुपए रिपोर्ट के मुताबिक छुपाए गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं की गई। ऑडिट फर्म की फराहम गई जो कैश रसीदें हैं वो भी बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती, जबकि पीटीआई कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स तक भी रसाई नहीं दी गई। मुबैना रिपोर्ट्स में वफाकी वज़रा भी मैदान में आए, मीडिया खबरों को मुस्तरद किया एज यूजुअल और दावा किया कि कमेटी की रिपोर्ट नून लीग के दौर की है। पीटीआई के 26 अकाउंट्स बताए गए हैं, जिसमें से 8 फाल और 8 गैर फाल हैं। 4 अकाउंट से पीटीआई लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है, जबकि 6 अकाउंट्स पीटीआई के नहीं बल्कि वेलफेयर अकाउंट्स हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ट्रांजैक्शन के हवाले से रिपोर्ट में एक अकाउंट की 15 करोड़ 16 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है इसको डबल दिखाया गया है। बिल्कुल, और रिपोर्ट सामने आने के बाद इस वक्त अपोजिशन है उसकी जानिब से भी ये होना था। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। हम आपको याद होगा व्यूअर्स एक बड़ा डिटेल सेशन कर चुके हैं इसके ऊपर, इसी पे हमने बात करनी है और हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी कमीशन है। उनसे ज़रा इसी बारे में बात करते हैं। शेख साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे रिमार्क किए आपने, इंट्रोडक्शन रिमार्क बड़ा अच्छा है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। एक तो ये कि हमने पहले भी बड़ी डिटेल में आपसे बात की थी जिसमें हमने इसके रिपरकशंस के ऊपर बात की थी कि इन केस अगर ये केस हुक्मरान जमात के हक में किसी उस जमात के हक में नहीं जाता जिसके खिलाफ ये किया गया तो इसके क्या नताइज होंगे। ये रिपोर्ट आपको क्या बता रही है? आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट काफ़ी है तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए जो वो करते आए हैं शफाफियत के हवाले से, और अकबर एस बाबर साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए? दरअसल स्क्रूटनी कमेटी जो रिपोर्ट पेश हुई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पिछले हफ्ते, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 4 जनवरी को उसकी बाकायदा हेयरिंग के लिए समाअत के लिए फुल कमीशन बैठ गया। तो यहाँ जो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे तो उन्होंने अपनी पर सफाई इख्तियार कर ली, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में आना चाहिए कि जनाब आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके वकील को 15 दिन की मोहलत मांगने की जरूरत क्या थी। आप 3.5 साल तक स्क्रूटनी कमेटी में पेश होते रहे, एक एक आइटम देखते रहे, स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखते रहे, और आप जब बाकायदा समाअत शुरू हुई तो आपके वकील ने कहा कि जनाब हमें 15 दिन की मोहलत दे दे। किस बात की मोहलत आप ले रहे हैं? जब आपके हाथ क्लीन नीट एंड क्लीन है तो आप पेश होते हैं, शुरू करवा दें। तो आपने पहले भी 2 साल तक स्टे ऑर्डर लेते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन पर चलने नहीं दिया, और अब जब बाकायदा समाअत शुरू हो रही है तो आपने अपने शिकस्त तस्लीम कर ली। आपने 15 दिन की जो मोहलत मांगता है वो शिकस्त तस्लीम करना होता है। अब बाकी हम इसकी तरफ आ जाते हैं, इसकी जो टेक्निकलिटी है या इसकी लीगलिटी है, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब पूरे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज प्रिंट मीडिया में आ गई है कि इन्होंने अपने 31 करोड़ रुपए की जो है वो रकम छुपाई गई है। अब छुपाना जो है पोशीदा रखना और हकाए के बरक्स अपने फॉर्म फिलअप करना, ये कानूनी तौर पर इंतहाई मुजरमाना मरतकब के हामिल हो जाते हैं। इसको पता ही नहीं लग रहा कि आपने हकायक छुपाए हैं, इसका मतलब है आपकी पार्टी सवालिया निशान बन गई है। अब दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब इलेक्शन लॉ बने, इलेक्शन लॉ आपकी पार्लियामेंट कमेटी ने नहीं पार्लियामेंट एक्ट में बनाए हैं। उस पार्लियामेंट एक्ट में शामिल है कि जब आप हकायक छुपाएंगे तो उस पार्टी का वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता, कानून कहता है। तो आप दूसरी बात ये बात आप आगे, अब अगर गैर मुल्की फंडिंग जो है वह बेशक $1 क्यों ना हो, ये भी कानून में लिखा हुआ है। $1 की अगर आपने किसी फॉरेनर से जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है उनसे आपने डोनेशन ले ली तो पार्टी जो है वो खिलाफ कानून करार दी जा सकती है। यहाँ तक जनाब मैं आपकी खाते से अर्ज करूँ, ये हमारे वकला जो है हुकूमत थे वो बताते नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें ये भी लिखा है उस कानून में सेक्शन 204 में, अगर कोई गैर मुल्की कंपनी या गैर मुल्की इदारा या गैर मुल्की शख्स अगर उस पार्टी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी प्रोवाइड कर दे तो वो भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग में आ जाती है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा इबाम क्लियर करते जाएं कि इसमें अगर सोर्स नामालूम या सोर्स फॉरेन हो, मतलब फॉरेनर हो, जो ये दोनों के अंदर कानून मुख्तलिफ है। यानी कि अगर सोर्स नामालूम है, पैसे आए हैं लेकिन ये नहीं पता किस चैनल से आए हैं, किस तरफ से आए हैं, या पैसे आए हैं लेकिन फॉरेन फंडिंग से आए हैं, तो दोनों में कानून मुख्तलिफ है या एक ही तरह का कानून इसमें लागू होता है? कानून मुख्तलिफ है।
उसमें ये है कि साफ लिखा हुआ है कि जो ड्यूल नेशनलिटी के जो शहरी हैं वो अपना फंडिंग दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है ड्यूल नेशनलिटी जिनके पास नादरा का इंटरनेशनल कार्ड मौजूद है और ड्यूल नेशनलिटी है और वो आप जो है उसमें फॉरेन फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स जिसके पास पाकिस्तान फॉरेन पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो गैर मुल्की है, तो वो आता है ममनुआ फंडिंग में। लेकिन जो ड्यूल नेशनलिटी वाले हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, बेशक आप जितना मर्जी चंदा दें, कंट्रीब्यूशन दें, कोई इसको रुकावट नहीं है। लेकिन गैर मुल्की कंपनी हो, गैर मुल्की इदारा हो, गैर मुल्की कोई एजेंसी हो या गैर मुल्की शहरी हो, वो किसी को फॉरेन फंडिंग में अगर $1 भी दे तो वो भी ममनुआ की जिम्मेदारी। ठीक है कमर शाह साहब, यहाँ पर एक पॉइंट कि अब ये जो रिपोर्ट आ गई है, वैसे तो हुकूमती वज़रा जो है वो डिनाइल में है, वो कह रहे हैं कि जी ये रिपोर्ट नून लीग के दौर की या दीगर मामलात है। अब अगर ये स्क्रूटनी रिपोर्ट अगर बिल्कुल ठीक है तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पीटीआई का डिफेंस मैकेनिज्म होगा, ये किस तरह से अपने आप को ये डिफेंड कर पाएंगे इस जो क्रिटिकल सिचुएशन की हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली इन पे इल्जाम तो लगा है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल अगर देखा जाए तो। जी आप ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज का भी और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो है फंडिंग की स्क्रूटनी हो रही है, वो बकायदा उसका भी नोटिस जारी हो गया, 10 दिन के अंदर अंदर उनकी रिपोर्ट भी तलब की जा रही है। लेकिन अगर वो भी इसमें अगर बाद में जो केस आता है स्क्रूटनी कमेटी का, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है जैसे आज पीटीआई के खिलाफ होने के इम्कानात है। अब अगर ये सारी चीजें हो जाती है, इलेक्शन कमीशन का जो फुल बेंच है जिनके इख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट के जजों के बराबर हैं, हाई कोर्ट के बराबर स्टेटस है, वो अगर फैसला कर देते हैं कि जनाब में फॉरेन फंडिंग में भी शामिल मुलव्वस पाए गए हैं और अपने जो रकूम छुपाई गई है, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ने कहा है कि जी 53 अकाउंट ऐसे हैं जो पोशीदा रखे गए हैं, 53 अकाउंट। और साथ स्टेट बैंक ये भी कहा है कि न्यूजीलैंड के साथ इनका एक बैंक में जो बकायदा अकाउंट जमा थे वो हम तक रसाई नहीं दी गई, यानी स्टेट बैंक कह रहा है, स्क्रूटनी कमेटी नहीं कह रही, स्टेट बैंक कह रहा है। तो वो इन तमाम चीजों को देखते हुए जब कमीशन में फैसला करेगा, ठीक है। और इस अब इस मामले को वक्त कितना चाहिए? अकबर एस बाबर जो दरखास्त को रिंदा है, अकबर एस बाबर जो दरखास्त को रिंदा है, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि दिस जस्टिस इज बीइंग डिलेड, ये मुसलसल वो क्लेम कर रहे हैं। और आप भी, मुझे याद है कि पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि इसमें बड़ा ही वक्त लग गया, नहीं लगना चाहिए था। तो अब मजीद इसको कितना वक्त चाहिए? रिपोर्ट नून लीग के दौर की है या पीटीआई के दौर की है? इसकी क्या सिग्निफिकेंस वही रहेगी? वक्त कितना और लगेगा इसका फैसला होने में? इसमें वक्त तो ज्यादा ही लगेगा। अब ये ज़ाहिर है कि ये 15 दिन की मोहलत मांगी इन्होंने, अब ये 15 दिन के ठीक हो गया, कुछ कनेक्शन इशू आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट। खैर एक बात जो कंवर साहब कह गए कि ये कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अब इस मामले की जानिब से। और कंवर दिलशाद साहब के मुताबिक ये रिपोर्ट जिसके भी दौर की है, लेकिन स्टेट बैंक का रेफरेंस उन्होंने दिया कि स्टेट बैंक इटसेल्फ हैज सेड कि 53 अकाउंट ऐसे हैं एज पर कंवर दिलशाद साहब जो कि सस्पिशियस हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड या उन तक एक्सेस नहीं है। तो तहरीक इंसाफ सीम्स इन ट्रबल। और दूसरी जानिब उन्होंने तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से भी कहा कि वज़ीर आज़म को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि वकला जो हैं वो बेहतर तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। इस पे प्राइम मिनिस्टर को भी नोटिस लेना चाहिए। खैर थैंकिंग कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने ब्रेक की जानिब बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी मौसम का अहवाल अरबला हसन ने तो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको अच्छे नोट के ऊपर बताया, अच्छे नोट के ऊपर भी है। मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। आज मैं एक चैनल को सुन रहा था और वहाँ पे जो जिसने खबर बनाई उन्होंने लिखा मौसम बहुत हसीन है, तो मुझे बड़ी अच्छी फील आई इसको सुन के, वाकई बहुत हसीन है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ मसाइल भी हुए हैं, जैसे कि हमने आपको साहिली इलाके के बारे में बताया। ये जो मनाजिर हैं ये कराची के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। और कराची में जब बारिश होता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन अभी फिल वक्त जितना बारिश हुआ है, हुई है, उससे मौसम काफ़ी अच्छा खुशगवार है। बहुत ही खराब हो गया। लेकिन हम सबसे पहले कराची की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करेंगे। कराची और लाहौर भी फिर आएंगे। हमारे 3 नुमाइंदगान इस वक्त हमें तीनों बड़े शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अकरम साहब मौजूद हैं क्वेटा से, जो कि हमें अपडेट करेंगे। अफजाल तालिब साहब लाहौर से और आफ्ताब साहब कराची से हमें इस सारी सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं स्टार्ट अकरम भाई आपसे करना चाहूँगा। आप एक तो क्वेटा में मौजूद हैं और यकीनी तौर पर उसका मौसम भी आप हमें बताइए वहाँ पर कैसा है। लेकिन जो गवादर और जीवनी वगैरह से इतलात आ रही हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। वहाँ पे सुना है बारिशों ने काफ़ी नुकसान किया है, तो उस हवाले से भी अगर कुछ अपडेट्स हों तो आप प्लीज़ हमें बताइए।
जी बिल्कुल ऐसा है। गुज़िश्ता तकरीबन 4 रोज से ईरान के रास्ते जो बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, सबसे ज़्यादा तबाही जो है समुद्री इलाका है, साहिली इलाका है, मकरान, जूनी, वहाँ पर हुआ। गवादर में दर्जनों कच्चे मकानात मिनदम हो गए, मुतअद्दिद लोग जो है ना बेघर हो गए। ज़िली इंतज़ामिया ने हेल्पलाइन भी कायम कर दी, उनकी जो है ना मदद के लिए यहाँ पर इकदाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी जो है ना PDMA के हुकाम को भी हदायत दे दी गई है, वहाँ पर जितनी भी हैवी मशीनरी थी वो भी पहुँचा दी गई है। सगर मशीनों के जरिए जो गली महल्ले थे, जो अहम इमारतें थी, वहाँ से पानी भी निकालने का काम किया जा रहा है। जूनी और ग्वादर में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें पंजगुर की, तो वहाँ भी दर्जनों मकानात को जो नुकसान पहुंचा है। सैलाबी पानी वहाँ घरों में भी घुस चुका है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 4 रोज से बारिशों का जो नया सिलसिला शुरू हुआ, वो साहिली इलाकों में तो ज़्यादा उसने नुकसान पहुँचाया है, लेकिन जो मैदानी इलाके थे जहाँ बर्फबारी का सिलसिला भी आज अभी सुबह तक भी जारी था, खसूसन कान में तजई, ज़ियारत, कल्लाद और चमन, तोबा, चकजई पहाड़ी मकामात पर वहाँ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल तक बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी था। सुबह 7 बजे तक कोयटा शहर में भी मूसलाधार बारिश थी। इस वक्त गो के जो है ना बादलों और सूरज की जो आंख मचोली जारी है, ताहम जो महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है, कोयटा में गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 12 मिलीलीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, नोशकी, मस्तूम, पशीन, सिब्बी, इन इलाकों में भी ठीक ठाक मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अगर हम पहाड़ी मकामात की बात करें, जिनमें ज़ियारत है, कल्लात है, खानोजई है और वो मकामात है, वहाँ पर बर्फबारी ठीक ठाक हुई है। कोयटा के चारों जानिब, क्योंकि कोयटा एक वादी है, पहाड़ों में इसको घेरा हुआ है, लेकिन जो होने वाली बर्फबारी है उसकी वजह से कोयटा जो है इंतहाई खूबसूरत जो है ना मकाम पेश कर रहे हैं। खूबसूरत तो लग रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो बारिश है और जो बर्फबारी है, ये बारिश रहमत की हो, और जो नुकसान जिस तरह से आप बता भी रहे हैं मोहम्मद अकरम साहब, अल्लाह करे अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, बारिश उनके लिए रहमत का बाइस हो। कराची और लाहौर से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है। अफजाल साहब, लाहौर वाले तो स्मॉग और फॉग से जान छुड़ाने के लिए दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो, और बिलाखिर बारिश कल से जारी है। तो अभी क्या शहर की सिचुएशन है और क्या रिपोर्ट्स हैं कि ये जो बारिश है आइंदा कितने दिन तक रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, जिससे आपने कहा कि लाहौरी वाकई इंतजार कर रहे थे, चूँकि लाहौर जो है आलूदगी के एतबार से जो है गुज़श्ता 1 हफ्ते से जो है 1.5-2 हफ्ते से नंबर 1 पोजीशन में था। इस टाइम लाहौर जो है आलूदगी के एतबार से 3रे नंबर पे आ गया, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि आलूदगी की और स्मोक की वजह से जो है लाहौर में जो है शहरी जो है खुश्क, ऊपर से खुश्क सर्दी, लोग नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इस किस्म की जो मुतअद्दिद बीमारियाँ जो खुश्क मौसम की वजह से पैदा हो रही थी, आज और कल जो है जो बारिश का शुरू हो गया है। इससे जो है लाहौर का ना सिर्फ आलूदगी कम हो गया, बल्कि आप देखें कि पार्कों में भी जो है लोगों को जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि चूँकि पोल्यूशन कम होने की वजह से जो है वो खुश्क सर्दी का मौसम खत्म होता जा रहा है। तो अभी जो महकमा मौसमियात की बात करें तो अभी मजीद जो 2 रोज से कबल जो है हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, ये मजीद 2-3 रोज जारी रहेगा। आज भी जो है तमाम रात भर जो है हल्की और कहीं तेज बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं, तो अभी भी बारिश का सिलसिला लाहौर में जारी है। कल जो हल्की लाहौर में कहीं ये अर्बन फ्लडिंग वगैरह कोई पानी जमा अक्सर हो जाता है, तो लाहौर की तो ऐसी कोई इतलात नहीं है एक्चुअली। नहीं, लाहौर में चूंकि बारिश की वो मिकदार जो है वो तकरीबन 7 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई नहीं, तो लाहौर जो है अगर मूसलाधार बारिश 40-50 मिलीमीटर ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं पानी खड़ा होता है। लेकिन इस वक्त लाहौर में आप देखिए, मैं जिस पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ पार्क में जो है कुदरती हुस्न जो है दस्तों में नुमाया नजर आता है। काफी बेहतर किया है मौसम ने बारिश के मौसम को। अब कराची का शहर कायद का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहर कायद वाले भी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कल से हमने देखा है, हम जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं वो पिक्चर्स एग्जैक्टली वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आफ्ताब खान साहब, कराची वाले कितने खुश हैं इस बारिश पे? जी बिल्कुल, कराची वाले जिस तरह अगर मानसून की बारिशों की बात करें, जिस तरह इंतज़ार करते हैं और इसी तरह मौसम सरमा की बारिशें जो हैं उसका भी यकीनी तौर पर इंतज़ार करते हैं। और कल हमने देखा कि मंगल की सपहर से शाम के दरमियान जो कराची में जो है वो मौसम सरमा की दूसरी बारिश जो है उसका आगाज़ हुआ मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें इब्तिदा में हमने देखा कि बूंदाबांदी, फुहार या हल्की बारिश हुई, लेकिन उसके बाद रात गए जो है वो काफ़ी गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश भी हुई। और इसका सिलसिला जो है वो आज सुबह फजर तक जो है वो जारी रहा। वक्फे से ये बारिश होती रही और अब तक कराची में जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है वो 35.7 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड हुई है सरजानी टाउन में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेकंड जो हमारे पास रिजल्ट आया वो है गुलशन हदीद का, जो कि
32 मिलीमीटर का है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुतफरिक बारिश हुई है। इसके साथ साथ बारिश के बाद चूँकि इससे कबल जो है वो सर्द हवाएं भी चलनी शुरू हुई थी कोयटा की जानिब से, और ये ईरान का ये सिस्टम जब आ रहा था बलूचिस्तान तो उस वक्त बड़ा पैनिक पाया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे बड़ी तूफानी बारिशें हो रही थी। लेकिन कराची में उस तरह की सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई, अलबत्ता दरमियानी और तेज़ बारिशें हुई है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 8 जनवरी को जो है वो कराची में जो है वो सर्द लहर जो है वो कराची का रुख करेगी और उसका सिलसिला जो है वो 12 जनवरी तक जो है वो जारी रह सकता है। तो इस वक्त शहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुशगवार है। अगर हम चलें, आप हमारे इस इंटरेक्शन के बाद जाइए कहीं कबाब शबाब कुछ एंजॉय की, जैसे पकवान जिसे कहते हैं बारिश के हवाले से, क्योंकि बोर्ड बेसिन पे नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। शीज़ राइट, आप भी कर सकते हैं जाके। और लाहौर वालों को तो हम क्या बताएंगे नाश्ते आई बिलीव क्वेटा हैज आल्सो गॉट सम गुड खाने की चीजें। यस फॉर श्योर। तो खैर जी, हमने आपको मौसम का अहवाल बताया वंस अगेन इस दुआ के साथ कि किसी के लिए ज़हमत का बाइस ये बारिश न बने, रहमत का बाइस रहे। अपडेट किया हमने आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, शो तो जारी है। बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कोरोना यानी ओमिक्रॉन की। तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना का जो नया वेरिएंट है तेजी से फैलने लगा है। 5वीं लहर के हवाले से कहा जा रहा था जिसको वो जोर पकड़ने लगी है और मुल्क भर में कोरोना के जो यौमिया मस्बत केसेस हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम कराची में बात करें तो ओमिक्रॉन का मरकज बना हुआ है जहाँ मरीजों की तादाद अगर हम बात करें तो 100 से भी बढ़ गई है। एक ही दिन में मस्बत केसेस की शरह 6% से बढ़कर 9% हो गई है, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक 47 मुश्तबा केसेस की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो भी जारी है। और शहर में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला जो के लिए जनूबी और मशरकी से रिपोर्ट हुए हैं। और जब हम बात करते हैं कराची में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बायस तो सिंध गवर्नमेंट ने जो कारोबारी औकात थे उनको महदूद करने और स्कूल्स बंद करने पर भी गौर शुरू कर दिया। कुछ नई पाबंदियां और ज़्यादा सख्त पाबंदियां भी हो सकती हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सिंध गवर्नमेंट ने खबरदार भी किया है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं अगर बढ़ते रहे तो 1-2 दिन में हम मजीद सख्त फैसले करेंगे। दूसरी जाने वैक्सीनेशन है जो कि वाहिद हल है अल्लाह की रहमत के बाद इससे बचने के लिए। उसकी शरह मुल्क में इस वक्त बहुत कम है और अब तक सिर्फ 40% अहल जो आबादी है उसने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। लाहौर में भी, ये कराची की हम बात कर रहे थे, लाहौर में भी ओमिक्रॉन के मजीद केसेस सामने आए हैं और 39 अब तक उनकी तादाद हो चुकी है। पंजाब में जो केसेस की तादाद है वो 151 है और इस सारी सूरत हाल के बायस जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तौसीक कर दी गई है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी से, उनसे। साहिबा बहुत शुक्रिया कि कोविड के हवाले से आपने मेरे सिचुएशन पर ज्वाइन किया। ओमिक्रॉन के केसेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पिछले कई अरसे से हुकूमत भी बार बार खबरदार कर रही थी कि ये 5वीं लहर हो सकती है और वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। केसेस बढ़ रहे हैं, कराची में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। क्या अब स्ट्रैटेजी होगी और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास केसेस के हवाले से अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए तो? जी बिल्कुल, देखें जी जिस चीज़ का खदशा था कि जी 5वीं लहर जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो अब बिल्कुल हम उसमें एंटर हो चुके हुए हैं। गो के हुकूमती पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की रही कि हम इसको डिले करने में कामयाब हो गए थे कि दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक में ये हमसे पहले मौजूद थी, मगर अब चूंकि ये पाकिस्तान में भी मौजूद है तो इसके देखिए ये एक ओमिक्रॉन वेरिएंट को डायग्नोज करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए होता है जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं और वो टेस्ट इस वक्त सिर्फ बड़े शहरों में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में, तो हम सिर्फ वहाँ के केसेस का पता कर सकते हैं। मगर डेफिनेटली ये हमें बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि इस वक्त जो मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं उनमें 50-60% जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ही उसकी जिम्मेवार है। तो इस वक्त जाहिर है जब ये बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान पहुंच गया तो पाकिस्तान में भी ये सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि छोटे शहरों की तरफ भी जाएगा। और अब जिस तरह से पॉजिटिविटी रेशियो जो कि नेशनल हमारा 0.1% से नीचे रहा है तकरीबन 1 महीना, अब वो दोबारा 1% 2% के करीब पहुंच गया है। और कराची में तो मैं समझती हूँ कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि जहां वो तकरीबन 8-9% पे पहुंच गया है। That's unfortunate। हमारे इंतजामात क्या हैं पंजाब को लेकर भी, वफाक को भी, और पाबंदियों के ऊपर एक बार फिर चूंकि बात शुरू हो गई है कि पाबंदियां दोबारा से लग सकती हैं, तो इस हवाले से क्या बात हो रही है, बातें हो रही हैं आपकी मीटिंग्स के अंदर, डिस्कशन कहाँ तक पहुँचा इस पर?
जी देखें, ये तो डे टू डे सिचुएशन को असेस किया जाता है और अगर ये ट्रेंड इसी तरह राइज करता रहा तो डेफिनेटली फिर हमें वापस कुछ पाबंदियों पे जाना पड़ेगा, जिसमें 50% अटेंडेंस थी दफ्तरों में, ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। मगर अब जो सबसे फोकस सबसे ज्यादा हुकूमत का जिस पे है वो वैक्सीनेशन है कि इस वक्त हम जल्द जो है वो अपनी जो 70% एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर लें, क्योंकि किसी भी वबा को कंट्रोल करने के लिए 70% पॉपुलेशन जो है वो जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी हम किसी बड़ी वेव से बच नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी खुद भी मेंशन किया कि वैक्सीनेशन आपका टारगेट है, लेकिन स्टिल कराची में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं और यही कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से भी कि अगला जो टारगेट या अगली जो हिट लिस्ट हो सकती है इस वेरिएंट की वो लाहौर हो सकता है, तो लाहौर के हवाले से हमें एडवांस में क्या हुकूमत स्ट्रैटेजी बना रही है कि स्पेसिफिकली लाहौर या पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पे इन केसेस को बढ़ने से रोका जा सके या प्रिवेंट किया जा सके? जी देखिए, एक तो जो जाहिर है SOPs पे अमल दरामद जिसमें मास्क का इस्तेमाल है और पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना जो है, एक तो ये पॉलिसी है। और दूसरा, पंजाब में मैं समझती हूँ कि निस्बतन हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बेहतर रही है। जो रेड कैंपेन यानी रीच एवरी डोर वाली कैंपेन थी कि टीम्स जो थी वैक्सीनेशन की वो खुद डोर स्टेप्स पे जाके लोगों को वैक्सीनेट करती नहीं है, जिसकी वजह से पंजाब के थोड़ा सा लाहौर का बेहतर रेशियो है। मगर इसके लिए और कोई हल नहीं होता सिवाय इसके कि हम SOPs को स्ट्रॉन्ग करें अपने और वैक्सीनेशन को स्पीड अप करें। ये दो वाहिद टूल्स हैं जिसके जरिए हम कोविड को डील कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानिब ओमिक्रॉन का फैलाव है जो कि दुनिया भर में, आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि 100 से ज़ायद ममालिक में है, लेकिन मैं मुसलसल यूरोपियन ममालिक की मिसाल भी दे रहा हूँ, अमेरिका की भी मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पे फैलाव ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिव बात यह कि जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें उस हद तक इजाफा नहीं हुआ है, मतलब उतना ये डेथ कॉज नहीं कर रहा इतना, ये एक अच्छी बात भी है। इन दोनों सूरत हाल को देखते हुए, इन दोनों एंगल्स को देखते हुए क्या हम थोड़ा सा मुतमईन है, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में है इसको फेस करने के लिए? देखिए, तैयारी हमारी पूरी है, हॉस्पिटल्स को भी रैंप अप किया जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाईज को इंश्योर किया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मुमकिन सूरत हाल हो तो हमारी तैयारी जो है वो हम उन लाइंस के ऊपर चल रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल्स पे बर्डन आएगा तो हमने उसको कैसे डील करना है। मगर फॉर्चुनेटली डाटा आया है वो बिल्कुल यही है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कि ये फैलता बहुत तेजी से है, मगर इसकी जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। इतनी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। मगर बहरहाल मुदाफियत पे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हमारे मुल्क में न्यूट्रिशन भी बहुत है, लोगों की रेजिस्टेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है यूरोपियन ममालिक जैसी, इसलिए हमें हर किसी हाल के लिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी पहली खास तौर पे जो चौथी वेव थी उसको तो हमने बहुत ही अच्छे से अल्लाह के फजल से अपने उसको गुजारा। सो डॉक्टर साहब, हमारे पास इनफ वैक्सीनेशंस मौजूद हैं इस वक्त, वैक्सीन की डोजेस काफ़ी हैं हमारे पास, और क्या सभी वैक्सीन पड़ी हुई हमारे पास या फाइजर वगैरह एंड ऑल दैट सब क्या सब मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ना सिर्फ ये कि हम अपनी पहली और दूसरी डोजेस का इंतज़ाम है हमारे पास, बल्कि अब बूस्टर डोजेस जो हैं वो भी पहले जैसे 50+ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल थी, अब ये 1 जनवरी के बाद से वो 30+ की पॉपुलेशन के लिए भी अवेलेबल हैं और वाफिर मिकदार में। मैं नहीं समझती कि कोई भी सेंटर पे जाएगा तो उसको सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज होगा कि वैक्सीन नहीं है। ये इंश्योर किया गया है कि मिकदार में वैक्सीन सेंटर्स पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्विकली ये भी बता दीजिएगा, जो वैक्सीन सेंटर्स हैं जैसे हम एक्सपो की बात करते हैं वह उसको बंद कर दिया गया, ऑपरेशनल नहीं है वो लाहौर में, अगर हम बात करें तो ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, अब चूंकि ये वेव का खदशा है तो क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स दोबारा से ऑपरेशनल किए जाएंगे? जी, वो एक्सपो का सेंटर इसलिए बंद किया गया था कि वहाँ पर अब वो उतने नंबर ऑफ, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेंटर था, उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे, तो अब उस नंबर पे लोग वहाँ पर आ नहीं रहे थे। तो चूंकि वहाँ से कम हो गया था, रश नहीं था, तो इस वजह से फिर उनको दूसरी जगहों के ऊपर मूव किया गया, ताकि अगर उन एरियाज के लोग जो रह गए हैं जैसे यादगार पाकिस्तान है या PKLI वगैरह, तो वहाँ पर ये फैसिलिटीज जो है वो राइट। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ड्यूरिंग ट्रैवल आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही और
हमें इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है और चैलेंजेस को लेकर हुकूमत पाकिस्तान क्या प्लान कर रही है हम आपके सामने रख रहे थे। हुकूमत जितना भी प्लान कर लें, जब तक हम खुद इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, हुकूमत का साथ नहीं देगी, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत आपको फ्री वैक्सीन लगा सकती है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को इलाज घर घर जाके लगा सकती है, वो तो हुकूमत कर रही है। तो आप भी वैक्सीन लगवा लीजिए और एहतियात कर लीजिए, तो हुकूमत की भी मदद होगी और हम जाती तौर पर अपनी मदद तो करेंगे ही। हाँ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। देखते रहिए। आप कर लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात एक मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्ट से कराते हैं। मुझे लगता है पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर मुसलसल आर्टिस्ट आ रहे हैं हमारे शोज के अंदर, तो अच्छा लग रहा है। खैर, आज हम थोड़ा ट्रक आर्ट पे बात करते हैं। पहले भी हमने बात की थी, याद है आपको, एक तैयारा हमने दिखाया था जिसपे ट्रक आर्ट किया गया था। आज हमने कुछ इससे मिलती जुलती बात करनी है और ट्रक आर्ट हमारे माशरे की अक्कासी करता है। इस आर्ट के दुनिया भर में चर्चे हैं और अब तो ये सड़कों के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा, फिजाओं पर भी नजर आता है। लेकिन इस वक्त हमने किस हवाले से बात करनी है? बिल्कुल जनाब, फिजाओं के हवाले से आपने तो बात की, तैयारे पे ट्रक आर्ट दिखाया। वैसे भी अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है ये ट्रक आर्ट, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ रोड वगैरह पे नजर आते हैं। लेकिन अब जूतों के ऊपर भी आर्ट नजर आएगा। कराची के जो ट्रक आर्टिस्ट है उनका अनोखा कारनामा सामने आया है। उन्होंने ट्रक के साथ साथ तैयारे और अब जूतों को भी ट्रक आर्ट के हवाले से उसको बस सजा दिया है। और ये आप सोशल मीडिया पे भी तो देख सकते हैं, आपने हमारी टीवी स्क्रीन पे देखा कि जूतों पे उन्होंने ट्रक आर्ट किया। इट लुक्स वेरी डिफरेंट, नाइकी, वेरी कलरफुल ट्रक आर्ट वाला नाइकी। सोशल मीडिया पे जिनको खूब सराहा जा रहा है, इनसे हम जानते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ हैदर अली मौजूद हैं। हैदर पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज चूंकि इनका जो सोशल मीडिया पे एक बार फिर उन्होंने धूम मचाई है अपने आर्ट के जरिए, तो इनको हम खुशामदीद कहेंगे। हैदर अली, बहुत शुक्रिया। एंड सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने तो बड़ा जबरदस्त काम शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया सारिफीन तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आइडिया कैसे आया? जी, इस तरह के आइडिया मेरे पास आते रहते हैं और भी मैं काम करता रहता हूँ इसके अलावा भी। जबरदस्त। और ये जूते नाइक के जूते थे, तो मैंने कहा कि चलें इस पर थोड़ा स्पेशल अपने ट्रक आर्ट के ओरिजिनल डिज़ाइन इस पर बनाएं, ताकि जहाँ भी जाएं अपने मुल्क की, हमारे मुल्क के रंग बिखेरते रहें और लोग इसको देख के अप्रिशिएट करते रहें। तो ये आइडिया, इसका मकसद ये भी था कि ये जो बनाया है मैंने, इसमें हमारे जो मुल्क के रंग हैं ये कभी जूतों पे इस तरह के नाइक वाले जूतों पे कभी आए नहीं, तो मैंने कहा कि चले इस पे इसको लेकर आते हैं। जरा लिखा भी है कभी जूतों के ऊपर, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जी हाँ, जो ट्रक्स के ऊपर लिखा होता है, लिखा भी है। जो हमसे चले वो हटके चले, साइड में चले, तो इस तरह की शेर व शायरी भी लिखते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। इस तरह के और भी शेर व शायरी लिखते हैं। देख के एक, अब ये जो अमूमी तौर पे किसी सरफेस के ऊपर जो आप आर्ट बनाते हैं वो तो आई गेस करते हैं आप, तो ये जूतों के ऊपर भी क्या ये जो इसका जो लेदर होता है, जो चमड़ा जिससे जूते बनते हैं, पहले आप वो उसके ऊपर आप आर्ट वर्क करके जूता उससे बनाते हैं या जूता बना होता है और उसके ऊपर आर्ट वर्क करते हैं? जरा साइंस तो समझाएं। नहीं, जूता बना हुआ होता है, अवेलेबल होता है मार्केट में। अच्छा। और ये स्पेशल जॉगर्स थे, तो मैंने कहा कि इस पे जरा हटके जरा। तो ये रिलायबल है? आर्ट कितने अरसे तक रहता है? अगर वो जूते इस्तेमाल किए चले वो भी साइड पे चले। अगर हाँ, वो जूते अगर इस्तेमाल किए जाए तो कितने अरसे तक, इसकी लाइफ कितनी है इस आर्ट की, इस पेंट की, उसके ऊपर? लॉन्ग लाइफ होती है। इस्तेमाल पे यूज करते हैं, बारिश वगैरह में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और बाकी जितना आप यूज करेंगे उतना इसकी इस्तेमाल होगा। जाहिर बात है, कोई भी जूता आप लेंगे तो जिस तरह से पेंट किया गया ओरिजिनल ऐसे बचना। लेकिन इतनी खूबसूरत आंख इन्होंने जो एड़ी के पास बना दी है, उस पे मेरा थोड़ा सा एतराज है। तो लेकिन स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, ये बताइए, आपने पहले एक तैयारे के ऊपर भी ट्रक आर्ट किया। ट्रक आर्ट पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, ये दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पहचान है। मैंने यूएस में, मैंने यूके में भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ पे ट्रक आर्ट किया जाता है और यहाँ पे प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो आपने ये जो ट्रक आर्ट है, तैयारे से जूते, और आगे क्या प्लान है? अब कपड़े भी आएंगे ट्रक आर्ट वाले या दीगर मामला, आपने कुछ सोचा है? जी हाँ, ड्रेस डिजाइन में कर चुका हूँ पहले भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। अच्छा। और काफ़ी चीज़ें अमेरिका में भी, मोबाइल फोन रह गया है भाई, मोबाइल फोन गाड़ियाँ की हैं और काफ़ी, जी उस पर भी, पाउच पे भी बना दिया मैंने। काफ़ी चीज़ें बना दी है। तस्वीरें तो आपको कम देखी नजर आ रही है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ म्यूजियम है टेम्पा में और जो फ्लोरिडा के म्यूजियम है उनके लिए भी मैंने काम किया है। अच्छा, इसकी ट्रक आर्ट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है हैदर कि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, एक तो बड़े ब्राइट कलर्स हैं और दूसरा ये कि वो तकरीबन हमें सेम ही नजर आता है, चुलबुले किस्म के जो रंग है वो। तो ऐसा भी माइंड में आया कभी कि कोई मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाए? और जो इसके अंदर डिजाइंस हैं
ये इसको थोड़ा सा समझाएं हमें कि इसमें आप क्या क्या बनाने की कोशिश करते हैं? जस्ट रैंडम पेंट या कुछ मुख्तलिफ शक्लें हैं क्या? देखिए पाकिस्तान में तो ये होता है कि हमारी जो इलाकाई सकाफतें, इलाकाई कलर हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, और जो इंटरनेशनल तौर पे जैसे काम किया जाता है तो उसमें उन लोगों के जो लैंडमार्क्स हैं वो, और जो नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, वो लोग मिला के अपने पाकिस्तान के और इंटरनेशनल मिला के इस्तेमाल किए जाते हैं इस आर्ट के अंदर। तो इस तरह अपनी शेर व शायरी को उनकी ज़बान में, इंग्लिश में या जर्मन में या तो अगर जूते मेरे अपने हो इधर और मैं आपसे इस पे आर्ट वर्क बनवाऊं तो कितने का बनाते हैं आप? आई मीन इज इट एक्सपेंसिव एक आर्ट वाला जूता लेना? डील नहीं कर रहा मैं, वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मुझे फोन कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे। नहीं वैसे बिजनेस डील ही चल पड़ी है जनाब। लेकिन अगर एक उमूमी आइडिया लिया जाए एक आम आदमी के लिए, तो क्या ये महंगे होते हैं वो जूते जो आप बनाते हैं, या थोड़ा सा फर्क पड़ता है प्राइस में? आम आदमी के लिए जो जैसे महंगा पड़ता है थोड़ा सा, जाहिर बात है जिसको शौक होता है वही ट्रक बनवाते हैं, वही जूते बनवाते हैं, वही अपने आर्ट से वही दिलचस्पी रखते हैं जिसको शौक होता है। वैसे जिसके अंदर आर्ट के थोड़े से इतने महंगे नाइकी के जूतों पे बनवाते होंगे उनको भी हौसला चाहिए। तो सारे नए थोड़ी मिलते हैं, आप लंडे से ले लें, सस्ते मिल जाते हैं वहाँ से। जी हाँ, कोई भी अगर आर्ट से बनवाए तो शौक की बुनियाद पे बनाते हैं। और हम लोग ट्रकों पे लिखते हैं ना, अपने तो दो ही शौक, सोनी गड्डी सोने लोग। अच्छा, तो ये जरा हमारा समझ लें कि कल्चरल स्टाइल है हमारा ये अलग से। अच्छा, मैं हैदर एक बात जानना चाहती हूँ, कोई ऐसी लाइन जो आज तक हमने कहीं नहीं किसी ट्रक के पीछे पढ़ी, आपने कौन सी ऐसी लाइन लिखी है? क्योंकि ट्रक आर्ट के पीछे सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ के शेर होते हैं, कोई एक शेर जो हमने कहीं नहीं पढ़ा? वो अब तो खैर ज्यादा शेर वैसे फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, इस तरह के भी दौर के हिसाब से, और जैसे जैसे नया दौर चलता रहता है वैसे वैसे। नहीं, अब आपको एक लाइन मैं बता देता हूँ, फासला रखें वरना कोरोना हो जाएगा। ये आप लिखें, ये भी अच्छा है ना? जी हाँ, जी आजकल के जरिए। चलें हैदर, बहुत एक तो अच्छा लगा आपसे मिलके, आप जो कि मकामी सतह पे तो कर ही रहे हैं, और ये हमारी लाइट एक चिट चैट हमने आपसे की, बड़ा अच्छा लगा हमें, बड़े अच्छे आप हमारे आर्टिस्ट हैं। ऑन अ सीरियस नोट, अल्लाह ताला ने मौका दिया कि इंटरनेशनल सतह पे भी। हाँ, मैं वही पूछने लगा था कि मकामी सतह पे क्या इरादे हैं, कितना रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कहाँ तक जाना है, जरा अपने बारे में बता दें, फिर हम सेशन क्लोज करेंगे। देखें, अवामी सतह पे यहाँ हम लोग हैं, अवामी लोग पाकिस्तान में भी अवामी काम ही करते हैं, कोई गैलरी वगैरह से कोई इस तरह के सिस्टम हमारे नहीं होते। तो हम बाहर भी हमने अवामी सतह पे काम किया और अवाम के अंदर रोशनास कराया इस आर्ट को, और कराते रहेंगे इंशाल्लाह। और ट्रक आर्ट अकेडमी का काम किया मैंने पूरे पाकिस्तान में, उसके शागिर्द हैं पूरी दुनिया में। बेस्ट ऑफ लक हैदर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका आर्ट बहुत खूबसूरत है, आप पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया भर में दिखा रहे हैं, और चाहे वो तैयारे हों, गाड़ियां हों, ट्रक्स हों, और अब आपने जूते हों, सो आइंदा आने वाले दिन में कपड़े भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रक आर्ट के लवर्स के लिए बड़ी अच्छी ट्रीट है, जरा आप ब्रेक लेंगे, फासला रखें वरना ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम बात करेंगे ऐसे स्कूल के हवाले से जिसके हवाले से वकार अहमद मलिक ने 2011 में अपील की थी, और वो नांगा पर्वत के साय में स्कूल बनना था। और स्कूल के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, कहां तक पहुंचा वो स्कूल, बता रहे हैं वकार अहमद मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं वकार अहमद। 2011 में हमारा एक प्रोग्राम था सफ़र है शर्त, और वो एक पूरी सीरीज़ थी। इस सिलसिले में हम फेरी मेडोज़ गए, और फेरी मेडोज़ में जो एक ब्रिज था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, और उसमें हमने एक अपील की थी हुकूमती इदारों से भी और रिफाई इदारों से भी, और इनफरादी सतह पर अगर कोई ये काम कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल था। फेरी मेडोज़ जो है वो दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आती है, और वो जो माहौल उस वक्त बना हुआ था वो बहुत ही बुरा था, कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। तो इस सिलसिले में हमने एक अपील की थी, वो जरा देखिए। ट्रैक तो काफी ऊपर है, ये इस पत्थर से पुल तक के दरमियान क्या रखेंगे? दरख्त के तने और बहुत सारे पत्थर फेंके जा रहे हैं। खदशा सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई मजीद लैंडस्लाइडिंग आ गई तो उनकी इस सारी मेहनत को बहा ले जाएगी। इस अपील करने के बाद हुआ ये कि उसी साल यानी 2011 में वहाँ पे वो ब्रिज जो था वो बन गया, वो पुल जो है वो बन गया, और वो आज तक वो पुल है जिसके ऊपर जीप्स जाती हैं। और वो पुल किसने बनाया इस पे बाद में आते हैं।
उसके कुछ अरसे के बाद मेरा अपना एक ख्वाब था कि तत्तो जो विलेज है वहाँ पे जो बच्चे हैं कोई ऐसा सूरत हाल निकलती जिसमें मैं तत्तो जो गांव है उसके जो स्कूल है या वहाँ के जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा पाता या उनको पढ़ाता। तो ये एक ड्रीम था, ये ख्वाब था। कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो मेरे ख्वाब हैं ये कौन पूरे कर रहा था? वो बेसिकली मैं उन्हीं से आपको मिलवाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ रिलीफ फंड ट्रस्ट की डायरेक्टर हैं मैडम फराह महमूद। तो आपको कैसे मालूम होता था कि यानी कि मैं कौन कौन से ख्वाब देख रहा हूँ और फिर आप उनकी तकमील के लिए हमें मालूम हुआ आपने वहाँ पे पुल भी बना दिया, हमें मालूम हुआ कि आपने तत्तों में एक स्कूल भी खोल दिया और भी बहुत सारे आपने रफ़ाई काम जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, और ये सब कुछ आपने बहुत खामोशी से किया। तो मेरा भी ये सवाल पहले तो ये है कि आपने कैसे स्टार्ट किया और इसको तो खामोशी से आप ये सब कैसे करती रही? पहले आपके वो सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि ये आपके ख्वाब हैं। अच्छा, एक्चुअली ट्रैकिंग मेरा शौक है और इन इलाकों में पिछले 30-35 साल से घूम फिर रही हूँ, जा रही हूँ, इनसे मुस्तफ़ीद हो रही हूँ। तो आप भी का भी यही शौक है। तो जो एक ट्रैकर होता है उसका एक वहाँ जब जाता है वहाँ के नज़ारे तो देखता ही, लेकिन जो एक सेंसिटिव ट्रैकर होता है वो ये भी देखता है कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने भी वही देखा, मैंने भी वही देखा। तो इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अभी देख पा रहे हैं, वो पुल, वो बच्चे, वो सब कुछ। नासिर साहब भी आपके साथ ट्रैकर हैं? जी, वो आपके साथ होते हैं? जी, वो अपनी मसरूफियात की वजह से बहुत कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मेरे साथ हों, लेकिन बेसिकली गाइडेंस भी उनकी होती है और वो हमारे पैट्रन भी हैं। मैं आपको पूरी जो बताती हूँ कि किस तरह हमारी ये स्टार्टअप कैसे हो? जी, अगर मैं अपने आप को गौर से सोचूं और देखूं तो मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब ने मेरे बिलीफ सिस्टम में बेलॉस लोगों की खिदमत करना मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था। थोड़ा बहुत काम बचपन में जैसे अनजाने ना जाने में होता रहा, लेकिन असल जो इसका जो टर्निंग पॉइंट था वो 2005 का जो ज़ल्ज़ला आया पाकिस्तान में। वो एक बहुत बड़ी क्लाइमिटी थी और जब ज़ल्ज़ला आया तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काफ़ी काम कर रही थी। तो वहाँ पर बच्चों ने भी इंसिस्ट किया कि ज़ल्ज़ला आया, पूरे पाकिस्तान आपको पता है हिला के रख दिया था पाकिस्तान को, और हम लोग एक कौम भी ऐसी है कि जज्बाती कौम है और सब चाह रहे थे कि अब जाएँ। हमने अपने उस तरह कुछ स्टूडेंट्स जमा किए, कुछ हमने सोचा 2-4 ट्रक 5 ट्रक हम जमा करते हैं, जिस तरह एक एमेच्योर वॉलंटियर की तरह हम वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर देखा एक पूरा केओस था। क्योंकि हम लोग ट्रैकर्स थे और हमें पता था, हम अपने कैंप्स लेके गए हुए थे, अपना किचन सारा सेटअप। तो हमने सबसे पहले जो किया सेटअप किया, किचन सेटअप किया और वहाँ पर कैंप सेटअप किया और वहाँ पर फिर मदद शुरू की। वहाँ हमें जाके अंदाज़ा हुआ कि काम करने वाले बहुत हैं लेकिन जो ट्रेन्ड वॉलंटियर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने बहुत सिस्टमेटिकली काम शुरू किया और मेरे ख्याल है इसमें नासिर महमूद साहब जो हमारे साथ हमारे पैटर्न भी हैं, उन्होंने हमें बहुत प्रोसेस ग्रेजुअली हमने पूरी रजिस्ट्रेशंस किस तरह करनी है, वहाँ सेटअप किस तरह करना है, लोगों की किस तरह मदद चाहिए, किस तरह, वो सारा हमने सेटअप किया। हमने सबसे पहले रेस्क्यू का काम किया, फिर उसके बाद हमने लोगों को टेम्परेरी शेल्टर्स दिए, उनको मेडिकल एड दी, उनको फूड दिया, उनको कपड़े नहीं थे वो दिए। तो ये सारा टेंट विलेजेस बनाए, ये विद इन 1 मंथ ये हम सारा ये काम करते रहे। फिर 1 मंथ के बाद हमें एहसास हुआ कि बच्चे जो हैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनको हमने फिर वहाँ हमने स्कूल, एक टेंट स्कूल ही बनाया वहाँ पर। और वहाँ पर तकरीबन जितने भी बच्चे इर्द गिर्द थे वो सारे बड़े शौक से आने लगे। उनका एक वो ट्रॉमा जो था वो रिलीज़ होने लग गया और वो बड़ा अच्छा उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ता गया। तो हमने टेम्परेरी के बजाय परमानेंट उनको होम्स बनाने शुरू किए, वो भी काफ़ी तादाद में बनाए। इसके साथ साथ आपको अंदाज़ा होगा कि उस ज़माने में उस ज़ल्ज़ले में हड्डियाँ टूटी, बहुत सारे जख्म आए लोगों को, बर्न्स हुए, लेंटर्स गिरे लोगों पे। तो हमने उस मेडिकल कैंप्स का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर जब इमरजेंसी में कोई जर्मनी से टीम आई, कोई फ्रांस से आई, उन्होंने उनकी रॉड्स डाल दी, किसी कुछ डाल दी। अब हम देख रहे थे कि बच्चों को, क्योंकि हम तो स्कूल में बच्चों को बच्चे लंगड़ा के चल रहे थे और पता चल रहा था कि रॉड वाली टांग छोटी रह गई है और दूसरी बड़ी। उनकी विद इन 6 मंथ्स जो चीज़ निकलनी थी वो नहीं, रॉड नहीं निकली। फिर हमने वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स भी वहाँ पर लाइव, हमने वहाँ पर ही लोगों को हॉस्पिटल्स एक्टिव किए, वहाँ पर हमने सिलसिला शुरू किया। फिर 2009 में IDPs का क्राइसिस आ गया जी। उसमें बहुत जितने भी स्वात से के एरिया के थे, सब ही मर्दान वाली साइड पे, पेशावर वाली साइड पे सारे वो घरों समेत बेघर हो गए। उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनकी मेडिकल नीड्स को एड्रेस करना, वो सारा वो किया।
अभी ये चल ही रहा था तो 2010 में सैलाब, बहुत बड़े पैमाने पे सैलाब आ गया और लोगों को उस वक्त सैलाब नजर आया जब पंजाब ये के अंदर घुसना शुरू हुआ। लेकिन जब हमें डिस्ट्रेस कॉल्स आई नॉर्दर्न एरिया से तो हमने रियलाइज किया कि एक सैलाब शुरू तो वहीं से हुआ है, जिसमें रायकोट की पूरी वैली थी, थल्ले की पूरी वैली थी, इसके आगे तालिस की पूरी वैली। हमें याद है वो सारे पुल बह गए थे, हालांकि वो बड़े मजबूत पुल थे। पुल बह गए थे और फ्लैश फ्लड्स आए थे सो मच के मैं तत्तों की एग्जांपल देती हूँ कि तत्तों का पूरा विलेज मड के नीचे दब क्या था कि उसकी छतों पे हम खड़े थे और हम लग रहा था कि हम जमीन पे खड़े हैं। लोग उस वक्त सुई भी नहीं निकाल सके अपनी वहां से। बस इसने हमें काफी ऑर्गेनाइज मजबूत कर दिया। अब हम थोड़ा सा आगे मैम चलते हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त किन एरियाज में आप काम कर रही हैं, कितना फैला हुआ है ये? इनमें फिर हमने, क्योंकि हम अब सारे वैलीज को हमारी ज्यादा इंटरेस्ट नॉर्दर्न एरियाज में था, केपीके में और गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वो इलाके हैं जहाँ बहुत कम एनजीओज जाती हैं। और क्योंकि हम बीइंग अ ट्रैकर, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत भी इसलिए दिया कि मैं इन इलाकों में जा सकूं। और आपको पता है कि वहाँ पर मर्दों के साथ मगर औरत ना हो तो वो घरों में भी नहीं घुसने देते, अपनी तकलीफें भी, और औरतों की ज़ाहिर 50% तो औरतें हैं और उनकी तकलीफें। तो हमने इस तरह काम शुरू किया कि हम अब पूरी वैली को अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने थल्ले वैली जो कि खपड़ू से थोड़ा सा है, उसको हमने पूरे का पूरा लिया हुआ है, जिसमें हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त करते हैं, उनकी मेडिकल नीड्स को भी एड्रेस करते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो सारा भी करते हैं। इसी तरह तत्तों में जो आपने अभी एग्जांपल भी दी कि पूरा रायकोट का जो नाला है उसमें हमने कोशिश की कि उसको पूरी तरह सस्टेनेबल, बेसिकली उनको हम कब तक खिलाते रहेंगे या करते रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि हर वैली एक सस्टेनेबल लेवल पे आ जाए। ऐसा इस तरह हमारा फोकस जो है ना वो एजुकेशन की तरफ आ गया। वो इसलिए कि हमने ये रियलाइज किया कि एजुकेशन एक वाहिद टूल है जिससे हम किसी भी वैली का रुख बदल सकते हैं, उसका पूरा बदल सकते हैं। तो अब हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट समझ लूँगी, एक कामयाब प्रोजेक्ट है, वो तत्तो स्कूल है। उसमें इस वक्त सारे वो बच्चे हैं जो तत्तो विलेज में मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 200 के करीब हैं। और जो कच्ची क्लास इसको प्री नर्सरी टाइप, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया। और हमने उसको 2011 से उसकी कंस्ट्रक्शन भी की और उसको चला भी रहे हैं। लेकिन अब हमारी टीम हमने बड़ी की है और हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, क्योंकि उसमें बच्चे निकल तो रहे थे लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं निकल रहा था जो हम चाहते थे, तो हमने टीचर्स को ट्रेन करना शुरू किया। बच्चों के हम समझ लें कि प्रोजेक्ट्स करवाते हैं उनसे और उनसे ट्रेनिंग, उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं। तो अब एक डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें उन बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी में। मुझे मौका दे सकती हैं आप तत्तों में पढ़ाने का या टीचर्स ट्रेनिंग का या किसी भी हवाले से? बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर लोग जाएं, ऐसे जो जिनका एक्सपोजर हो, जो कि वहाँ पर ना सिर्फ जाके बच्चों को पढ़ा सकें बल्कि उनको वो तालीम दे सकें जिससे वो क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट हो इंशाल्लाह, हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। और हम आप जैसे सब लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा सबब बन जाए कि वहाँ पर एक अगर वो लग जाए, एक बूस्टर लग जाए या कुछ ऐसा लग जाए, तो हम यहाँ से बैठ के भी उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन जाके इंटरैक्शन के साथ उनको पढ़ाना, और आपको अगर ये मौका बहुत जल्दी चाहिए तो हमारे ये एक बहुत खुशखबरी की बात है हम सब के लिए कि हमारी इस बार 9th क्लास में पहली दफ़ा 16 लड़कियां हैं जो कि प्रमोट हुई हैं और पढ़ रही हैं, वरना 5th के बाद लड़कियों का स्कूल नहीं था। तस्वुर नहीं था। और जो तस्वुर नहीं था, जो हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। 28 तारीख को वो लोग लाहौर आ रही हैं। अच्छा। और उनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो 9th का पेपर इधर से हमारे टीचर्स जो उनको इवनिंग में उनकी पूरी क्लासेस लेंगे और उनकी ट्यूशन करेंगे। आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचेगा कि एफर्ट की जाए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तत्तो जैसे गांव जहाँ पे देव मलाई किस्म की कहानियाँ और अजीबोगरीब बिल्कुल ही एक कटा हुआ और उस तरीके से हुआ करता था, और आज वो आप कह रहे हैं कितनी बच्चियाँ जो हैं वो 9th क्लास में प्रमोट हो गई हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली चाह ये रहा हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये हमारा आगे भी जारी रहे। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो कॉन्टेंट है, जितना आपने काम किया है गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल, और जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारी बिल्कुल एक सेपरेट एक अलग गुफ्तगू थल्ले वैली पे होनी चाहिए, जिसमें आपने वहाँ पे क्या कुछ किया है। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे आपकी महारत है और इससे दूसरी एनजीओज भी जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। तो हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह, और आपको हम गाय बगैर तकलीफ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिनको ओबियसली चूँकि 5 जनवरी है 1928 में लाड़काना में आज ही के दिन पैदा हुए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और बहुत बड़ा कद है उनका पाकिस्तानी सियासत के अंदर। बर्कले यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स की तालीम हासिल की, मुस्लिम लॉ कॉलेज
कराची में तदरीस और सिंध हाई कोर्ट में वकालत से अपने करियर का आगाज़ किया। सिकंदर मिर्ज़ा की जो कैबिनेट थी उसका एक रुकन रहने के बाद अयूब खान साहब की जो काबीना थी उस वक्त उसमें वज़ीर तिजारत, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर सनत और वज़ीर खारिजा भी रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो कि 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का जो मुत्तफ़िका आइन है ये दिया, इसमें कंसेंसस हासिल किया, पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुनक़्क़िद बनाया और 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के बाद अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर ज़ियाउल हक़ ने जो मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था, आपको याद होगा सितंबर 1977 में नवाब अहमद खान के कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और यूं उनकी ज़िंदगी सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल 1978 में हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत का हुक्म दे दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और 4 अप्रैल 1978 को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। तो ये हमने कुछ तज़किरा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी की सूरत में आज भी मौजूद है, जिसका वारिस फिल वक्त बिलावल भुट्टो साहब को कहा जाता है, जो कि इनके नवास हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ और भी ओबियसली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है शेयर करने के लिए। हमारे साथ मेडिकल की एक तालिबा डॉक्टर नूरुस्सबा अहमद मौजूद हैं, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। MBBS की डिग्री के दौरान 23 मेडल्स 23 मेडल्स अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड और 10 सिल्वर मेडल्स शामिल हैं। बैरून मुल्क तिब के शोबे में मजीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और हमें लगता है कि पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर सकती हैं और इस वक्त हमारी मेहमान है। बिल्कुल हमारी मेहमान है, नाम इन्होंने रोशन भी किया है। डॉक्टर नूरुस्सबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो नूर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने सारे मेडल्स जीते। मेडिकल इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल डिग्री है और डॉक्टर बनना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और उसको इतनी डिस्टिंक्शन के साथ पास करना और इतने बेहतर अंदाज में करना मेडल्स के साथ, इट्स वेरी जो कह लें इम्प्रेसिव। कैसा लग रहा है, किस तरह की अचीवमेंट है, अपने जर्नी के हवाले से थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, बहुत करम है। और हर कोई जो मेडिकल के शोबे में आता है, सबसे पहले तो वो हर कोई बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद पहुंचता है। और इवन MBBS पास करना इन 5 सालों में आई फील इज़ वेरी चैलेंजिंग। सबा सॉरी मैं आपको नूर इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लेंगे अपना फ़ोन तो आपका फ्रेम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यू कैन कंटिन्यू योर। तो हाँ, तो अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह करम है। और डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इसमें उनका रोल है, मेरे उस्तादज़ा का, मेरी यूनिवर्सिटी का, इवन फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक जितने भी मराहिल थे उसमें जो है इन सब का मिल मिला के जो है वो मैं कहती हूँ कि रोल होगा डेफिनेटली। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप मेडिकल पढ़ ही लें और पास ही कर लें अच्छे मार्क्स से तो बड़ी बात है। तो ये 23 मेडल्स मतलब कहाँ पे आपकी, क्या 23 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपको दी गई ये, आपने ज़बरदस्त परफॉर्म किया इनके अंदर, ज़रा बताइए। वो इस तरह से कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके मेडल्स हैं, इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में टॉप करने का, ऑलमोस्ट ऑल, सारे नहीं ऑलमोस्ट ऑल। फिर हर साल जो हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है वो पोजीशन हासिल करने के मेडल्स हैं। फिर इसके अलावा बेस्ट ग्रेजुएट और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट होने के मेडल्स हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा नूर, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि आपका जर्नी बड़ा मज़ेदार रहा है, कि आप बहुत सपोर्टिव फैमिली आपको मिली, अब आगे जाके क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर्स को खुद को अपडेटेड रखना, स्पेशलाइजेशन करना, उनकी पढ़ाई जो है मेरे ख्याल से थ्रू आउट देयर करियर वो चलती रहती है। सो आपकी क्या प्लान है स्पेशलाइजेशन को लेके? आपने अब्रॉड पढ़ने के हवाले से भी हम अभी जिक्र कर रहे थे, इस हवाले से भी बताइएगा। इस हवाले से फ़िलहाल तो मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह अब्रॉड से जो है वो ट्रेनिंग लेके वापस पाकिस्तान आना है। तो इस बारे में मैं एक और ये भी बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इट नीड्स अ लॉट मोर इम्प्रूवमेंट एट दिस पॉइंट। और स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस बात पे सोचें कि हमारी हेल्थ केयर स्पेंडिंग या हमारी हेल्थ केयर पॉलिसीज़ जो हैं या उनके एडवांसमेंट्स जो हैं हम दुनिया से काफ़ी हद तक पीछे हैं। तो लोग इसका बर्डन मेरे ख्याल से डॉक्टर्स पे डालते हैं कि वो करें, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि हम जितने रिसोर्सेज में, मेरे ख्याल से जितने लिमिटेड रिसोर्सेज में पाकिस्तानी डॉक्टर्स जितना आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स कमेंडेबल, इट्स अमेजिंग।
तो ज़रूरत इस बात की है कि हम डॉक्टर्स को सपोर्ट करें, उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करें, उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से मुश्किलात पेश आती हैं उन पर ध्यान दें, और स्पेशली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अगर इतना परफॉर्म करें तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमें सपोर्ट हो और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अच्छा किया जाए तो पाकिस्तानी अवाम में जितना टैलेंट है, आई एम श्योर कि वी कैन मेक सो मेनी मोर डिस्कवरीज। नूर, आप क्या जो पाकिस्तान का एक तो आपने अच्छा हाईलाइट किया, आपने जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी आपने बात की। दूसरी जानिब जो हमारी डिग्रीज हैं इस पे बड़े सवालात उठाए जाते हैं, खासतौर पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से जो डिग्रीज आती हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के हाथ में एक इंसान की लाइफ होती है, अगर वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम को लेकर, तो इट कैन कॉज अ ग्रेट डिजास्टर। इसको लेकर आप किस हद तक बीइंग स्टूडेंट मुतमईन है? और आपकी तो तालीम ऐसी है, मेडिकल तो ऐसा शोबा है जिसमें आप सारी जिंदगी मुझे लगता है पढ़ते रहते हैं, यू नो, कुछ ना कुछ आपको करते रहना होता है, तो आप इससे मुतमईन है अब तक जितना आपने पढ़ा है? डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जो मेडिकल एजुकेशन है इट्स यू नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करी है बेहतर तरीके से? अच्छा, अब इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एज अ डॉक्टर यू आर इन अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फेज, तो आप कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ पता चल गया मेडिसिन के बारे में। इट्स अ वास्ट फील्ड। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ नीड टू फर्दर स्टैंडर्डाइज मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि इवन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम है या फिर हमारी जो पूरा साल का थ्रू आउट करिकुलम है, इसको बहुत गुड, इट्स वेरी गुड। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, दे परफॉर्म रियली वेल इन यूएस एंड यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब है कि हम सही पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, और एग्जामिनेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है एक डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में वर्सेस अदर्स। तो इस पर जो है वो डेफिनेटली आई थिंक देयर नीड्स टू बी वर्क। ठीक हो गया। अच्छा नूर साहब, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत सारी आपसे भी लोग सवाल करते होंगे। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों का इंटरेस्ट होता है, मेजॉरिटी लड़कियां होती हैं जो डॉक्टर की फील्ड बनने को प्रेफर करती हैं और फिर वो फील्ड को अडॉप्ट करती हैं मेडिकल, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाती हैं फिर एट द सेम टाइम किसी न किसी वजूहत की बना पर उनको ये जो कह लें फील्ड क्विट करनी पड़ती है, फिर उसको कंटिन्यू या परसू नहीं करती उस बेहतर अंदाज में, जिस तरह से अगर शादी हो गई या कोई और मसला हो गया तो वो क्विट कर देती हैं। यानी कि आपकी 7-8 साल मतलब इतनी लंबी मेहनत वो एक ज़ाया हो गई, फिर एक सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्वियसली मेडिकल में मेरिट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इस उन तमाम लड़कियों को जो इस तरह से करती हैं किसी भी रीज़न की वजह से, आपको एज ए स्टूडेंट क्या लगता है क्या रीजंस हो सकती हैं और हमें इसको कैसे ओवरकम करने की ज़रूरत है? ये बहुत बल्कि एक वैलिड और एक एक्चुअली काफ़ी परेशान कौन बात है कि 21st सेंचुरी में रहकर ये चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में। तो लड़कियों, ऑब्वियसली जो लड़की मेडिकल में आ रही है उसने अपनी ज़िंदगी के कोई 25-26 साल मेहनत की है, शी इज़ पैशनेट, शी इज़ मोटिवेटेड इनफ, और इसी उम्मीद से की है ना कि कल को शी विल यूज़ दैट एजुकेशन इन ऑर्डर टू एडवांस हर करियर एंड यू नो हेल्प अदर पीपल, और मतलब मरीजों का इलाज करना, यही इसी एम से हम आते हैं। तो क्या वो फैक्टर्स हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पर लड़कियों को कहने की बजाय कि भाई आप फील्ड ना छोड़ें, आप फील्ड ना छोड़ें, लड़कों और उनकी फैमिलीज़ को कहना चाहिए कि भाई व्हेन यू आर मैरिंग समबडी हु इज अ डॉक्टर, वो बस एक लेबल नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह देते कि भाई डॉक्टर बहू आगे घर पे, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका करियर है, उससे 25-26 साल की मेहनत है इसके पीछे, और आगे जो है वो इट्स नॉट जस्ट फॉर हर ओन करियर, हर ओन एडवांसमेंट, बल्कि अवाम जिसको फ़ायदा मिलना है, जिसको चाहिए, हमारे तो पाकिस्तान में चाहिए हमें डॉक्टर्स, वी नीड फीमेल डॉक्टर्स एज वेल, क्योंकि हर जगह जो है वो हमारी ख़वातीन एक मेल डॉक्टर के पास हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि और ये सोच बदलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मीडिया का बड़ा रोल होना चाहिए इसमें, ऐसे ड्रामाज या ऐसी एजुकेशनल कैंपेन्स या इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए जहाँ पर ये बात प्रमोट की जाए कि ख़वातीन का करियर इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट जैसे जितना एक मर्द का करियर है, क्योंकि उतनी ही मेहनत, उतनी टैलेंट और उतने पैशन के साथ वो उस करियर में आई होती है, और उतनी मेहनत उसको लगी होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, पास होने का तो गुर सबके पास होता है, गोल्ड मेडल लेने का गुर बता दें कैसे लेते हैं?
दिस इज़ काइंड ऑफ हार्ड क्योंकि मैंने कभी बैठ के मतलब मैंने कभी इस एम से नहीं पढ़ा था कि वे गोल्ड मेडल लेना है या पोजीशन लेनी है। मेरे ख्याल से फोकस्ड रह के पढ़ना और अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, ये सोच के कल को आप इसको अप्लाई करेंगे अपने फील्ड में टू हेल्प पेशेंट्स। तो इस एम से मैंने पढ़ा, बाकी अल्लाह ताला का करम था बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, दो यू आर सो यंग, अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी अच्छी हैं। और एक डॉक्टर के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो बोले तो अच्छे से बोले, आधा मरीज तो उसके बोलने से ठीक हो जाता है। मुझे यही लग रहा है कि नूर आपके पेशेंट्स बहुत लकी होने वाले, क्योंकि आप माशाल्लाह जितनी वेल स्पोकन है आपकी कम्युनिकेशन और जितनी पोलाइटली आप बात करेंगे, मुझे लगता है डॉक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो शायद पोलाइट। और हमारे डॉक्टर ने डांटा था बहुत दफा, बड़े दिल से निकली नर्सेस और डॉक्टर देख के मुझे वैसे हॉल होता है। जबरदस्त। चलो नूर, इन द एंड इफ यू वांट टू से समथिंग, नूर, हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है, कुछ कहना चाहें आप आखिर में? आखिर में बस ये कहना चाहूँगी फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं, मेक श्योर दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू। और आपके पेरेंट्स फोर्स या माशरा फोर्स करता है, लेकिन बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है टू स्टे इन द फील्ड, एक तो पढ़ने में और उसके बाद इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो मेक श्योर दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, आपका शौक हो, आपका अपना पैशन हो, फिर आए इसमें। और जब आए तो गिव योर बेस्ट और लीव द रेस्ट टू अल्लाह। बेशक, जबरदस्त डॉक्टर नूर सबा अहमद, थैंक यू एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत ज़बरदस्त, आपने जो कह लें आपकी अचीवमेंट है, उसके साथ साथ जितने बेहतर अंदाज में आपने एड्रेस किया इन तमाम तर इशूज़ को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली हम डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, हर किसी को बनना है, लेकिन अगर आप कोई प्रेशर है घर वालों, तो जब तक आपका पैशन आपको इजाज़त नहीं, आपकी जो डेडिकेशन है उसकी तरफ नहीं है, तो डोंट परस्यू। और आंटी डॉक्टर बहू तो लाना चाहती हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं करने देती, तो आंटी डॉक्टर बहू लेके आए, प्रैक्टिस भी करें, या फिर ऐसी से शादी करें जो घर बैठी हो ऑलरेडी, किसी का करियर नहीं खराब। भाई मैं अब नहीं आता इस बार, खवातीन ब्रेक लेने ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ जाता है देसी फूड का, जिसपे आज हमने कूजी हलीम खानी है, और मुझे और अर्मिला दोनों को नहीं पता कि ये कैसे बनती है। कूजी क्या है? हलीम होती है, कूजी हलीम क्या है? इस पे फरियाद दिखाएं फौरन दिखाएं। लक्ष्मी चौक रॉयल पार्क में, जहां पर 30 साल से कूजी हलीम बनाई और खिलाई जा रही है। कूजी हलीम वैसे तो सिंध की सौगात है, लेकिन लाहौर में सबसे पहले कूजी हलीम इन्होंने बनाना शुरू किया था। चले आए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लोगों को इनकी हलीम की खास बात क्या लगती है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से हलीम खाते हुए? 25-28 साल हो गए। अच्छा, कैसा टेस्ट लगता है आपको? बहुत एक जैसा है, कभी टेस्ट में कोई फर्क नहीं आप अभी तक है। अच्छा, क्या खास बात लगती है आपको इनके हलीम में? अच्छी नहीं है, भगवानपुरा से आते हैं इधर खाने। देखो ना भगवानपुरा कितनी दूर है, ये रेल पार्क कितनी दूर है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दरोगाले से आया। तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से? 15-16 साल हो गए खाने। अच्छा, कोई टेस्ट में फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं है। इनकी हलीम की खास बात क्या लगती है आपको? सानू खास बात यही है जी, ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ। आप कहाँ से आए? रावलपिंडी से आया हूँ, और मैं जब भी लाहौर आऊँ तो मैं इनकी कूजी हलीम लाजमी ट्राई करता हूँ। बड़ी टेस्टी है, पिंडी में इस तरह की हलीम बिल्कुल नहीं मिलती। अच्छा, क्या खास बात लगी आपको? टेस्ट बिल्कुल यूनिक है, जो पिंडी में नहीं मिलता, और नान भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अभी आपने जिक्र किया कि पिंडी में ऐसी हलीम नहीं मिलती, पिंडी की हलीम और लाहौर की कूजी हलीम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ओरिजिनल जो हलीम का टेस्ट है ना वो यही है, वहाँ तो वो दाल का कुछ बना देते हैं तो वो हलीम नहीं होती। आप कौन सी हलीम खाते हैं यहाँ से? चिकन और बीफ दोनों, मसाले सेपरेट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप उसको कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मैनेजर मोहम्मद सलीम साहब। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले कब और किसने शुरू किया था? हमारे उस्ताद हैं बड़े, वो हैदराबाद में शुरू किया था उसने। वहाँ 50 साल से वहाँ काम करते थे, 30 साल यहाँ हो गए। ये हमारे ओनर है हाजी मराज साहब।
तो यहाँ आके उसने काम शुरू किया। हमें भी 15-20 साल हो गए यहाँ काम करते। और इस हलीम को कूजी हलीम क्यों कहते हैं? इसका हमने नाम जो उस्ताद मोहतरम थे उसने रखा था कूजी हलीम। इसका मतलब यही बनता है ना, कूजी आग से गर्म, रेशम से नरम। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते हैं, गर्म और नरम होती है, नान भी गर्म होते हैं, हलीम भी गर्म होती है, तड़का लगा के देते हैं। कूजी हलीम और सादा हलीम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कूजी हलीम और सादा हलीम में हम अपने मियार से गोश्त डालते हैं, चिकन और बीफ का। हमारा ज़ायका वो अपना मिसाले सिंध हैदराबाद से वो मंगवाते हैं, वो डालते हैं। जो सादी हलीम है ना, वो तो हलीम में सब कुछ मिक्स कर देते हैं। हमारे और मिसाले अलग सेपरेट हैं, वो अपनी मर्जी से जो भी डाले, जितना ज़ायका बनाए उससे बन जाता है। सादा हलीम और कूजी हलीम, इन दोनों की पकवाई में क्या फ़र्क है? जो हम लोग पकाते हैं हलीम, वो जो है ना थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, हमारे 12 घंटे में पकती है। 12 रात को 11 बजे, सुबह रात को 11 बजे शुरू करते हैं, सुबह 10 बजे वो पकवाई होती है उसकी। तकरीबन 11-12 घंटे उसको लगते हैं पकते हैं। लोग हलीम के साथ क्या खाना पसंद करते हैं? नान खाना पसंद करते हैं। हमारा नान बहुत अच्छा होता है, कोई स्पेशल लगवा के खाते हैं। रोगनी नान है हमारा। आपकी कूजी हलीम की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं? हमारे मयार अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो ज़ायका अच्छा है, हम ज़ायका कस्टमर को अच्छा देते हैं। ये जो लोग हैं, मरीज़ भी खा सकता है। फीकी हलीम होती है, इसमें जो मसाले हैं कम मिकदार में होते हैं। हमने जो मसाले रखे हैं अलहदा, नींबू और प्याज जो भी है वो अलहदे रखे हैं। जिसने जैसे तैयार के खाना चाहे वो ऐसे तैयार हो कर लेते हैं। जो भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं आपकी हलीम अच्छी है, तो इसलिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। लोगों ने कभी कोई कंप्लेन की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अच्छा है, मियार अच्छा है, हमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं। और हलीम के साथ नान भी हमारा वैसे है, जैसे हलीम मज़े की है, नान भी वैसे मज़ेदार है। ये सारी फिल्म इंडस्ट्री के एक ज़माने में मार्केट भरी होती थी, तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई मशहूर शख्सियत तो आती होंगी। हाँ, सभी आते थे। तो अभी भी जो स्टेट ड्रामे वाले हैं वो भी आते हैं, जितने भी एक्टर हैं। बाबर अली भी आते थे, मोमेराना भी, मैडम संगीता वो भी आते थे। बहुत शख्सियत यहाँ हलीम खाने के लिए अभी भी आते हैं कि हमारा ज़ायका ही ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए चिकन कूजी हलीम और उसके साथ आए हैं नान और उसके साथ आए हैं बाकी मसाला जात, जिसमें है पुदीना, सब्ज़ मिर्च, तली हुई प्याज, लेमन और अदरक। और हस्बे जायका आपने जितना इसमें मसाला ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। इसको अब ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये चिकन कूजी हलीम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको नान के अलावा अगर चम्मच से भी खाना चाहें तो आप चम्मच से भी खा सकते हैं। अगले देसी खाने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त। हमारे साथ जी सुमेरा वारिस मौजूद है। हाउस द सरप्राइज, पहले ये पूछते हैं। नहीं, वो हमने टी थोड़ी पिलाई है। मतलब यूजुअली खवातीन तबला नहीं बजाती हैं। सरप्राइज अभी मैं रिवील कर दिया आपने। अभी मैं बोलने वाली थी, बस बोलना। अच्छा, माजरत। जनाब, हमारे साथ सुमेरा वारिस हैं जो कि तबला नवाज है। वैसे तो आपने आमतौर पर मर्द हज़रात को तबला बजाते हुए सुना है, ये इमरान की ख्वाहिश पे मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये खातून है जो तबला बजाती है। आपके दिमाग का तबला तो हम भी खूब बजाते हैं कभी कभी, लेकिन खातून है और यही इनकी सबसे खास बात है। थोड़ा सा इनके हवाले से आपको बताएं तो ये एक तो जो एक खवातीन जिस किरदार को अपनाना चाहती हैं, जिंदगी में जो कुछ करना चाहती हैं, तो उसकी बड़ी एक जबरदस्त मिसाल है सुमेरा, इसलिए हमने इनको बुलाया। और दूसरा फिर म्यूजिक के हवाले से खवातीन पे बड़ी पाबंदियां होती हैं, वो आमतौर पर भी मौसीकी में नहीं आ सकती, और फिर इंस्ट्रूमेंट एंड देन तबले जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाना इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग होता है। बट इन्होंने इसको ऑप्ट किया है और सीख भी रही हैं। अभी इन्होंने हमें बताया कि काशिफ दानी से ये सीख रही हैं, वो इनके उस्ताद हैं और बहुत अच्छा इनका। और इन्होंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मेडल भी जीता है, तो अच्छा। ये भी इनकी एक अचीवमेंट है। इन्फॉर्मेशन उनसे भी बात कर लें। सुमेरा कैसी हैं आप? सुमेरा, हमने आपका इतना जब लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आप जरा खुद अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं। एग्जैक्टली कि आप तबले वाली एक चीज को अडॉप्ट करना इटसेल्फ मेरे ख्याल से बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए। क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आपने तबला प्ले करना है?
अच्छा, स्टार्टिंग में तो ये था कि मैंने ये खुद से नहीं डिसीजन लिया था कि मैंने तबला ही बजाना है, ये मेरे फादर करते थे। अच्छा। तो बस था म्यूज़िक, एक ब्लड में जो चीज़ होती है आपके घर में जो होता है वो चीज़ें मैं देखती थी, मेरे अंदर था एक ये टेम्पो था मेरे अंदर। तो उससे पहले कभी बजाया नहीं था। मेरे फादर ने एक दफ़ा ऐसे ही मुझे देख लिया घर पे, वो जब प्रैक्टिस करके छोड़ के चले जाते थे तो मेरे टीचर आते थे सर काशिफ अली दानी खान सर, वो जैसे तबले से उठ के गए तो मैं बैठ गई और मैंने थोड़ा सा इसको छेड़ा तबले को। तो मेरे फादर जब आए तो उन्होंने मुझे देख लिया अचानक से, वो मुझे कहते कि बजाओ, क्या बजाया था आपने? अच्छा। तो मैं थोड़ा डर गई कि पता नहीं डांटेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इसको बच्चे टच नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने कहा डांट पड़ेगी। और आपकी एज क्या थी उस वक्त? मैं 12 या 13 साल। अच्छा अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा था, बजाओ अगर बजा सकते हो। तो मैंने उनको थोड़ा सा बजा के दिखाया, वो बड़े परेशान हुए कि इसने तो पहले कभी बजाया नहीं। तो फिर जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये चीज़ आपके अंदर है, तो अगर है आपको शौक तो आप किया करो। अच्छा। फिर मैंने चोरी चोरी इधर उधर हाथ मार के प्रैक्टिस थोड़ी सी। तो एक तो ये कि अभी कितना अरसा हो गया बजाते हुए, नंबर 1, नंबर 2 इसमें तो बहुत सारे कायदे हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, तो वो आपको याद हैं? कुछ कायदे कर लिए हैं या अभी कहाँ पे पहुंची हैं आप? इसमें ये तो नहीं इंसान कह सकता कि मैं इस लेवल पे पहुंच गई, ये ऐसा नहीं है। ये तो भी चल रहा है, स्टार्ट ये नहीं किया हुआ है, इसको लेके चल रहा है। तो सुमेरा सोलो ही परफॉर्म करिए, किसी आर्टिस्ट के साथ? नहीं, मैंने काफी जगह सोलो भी किया है मैंने, लेकिन उसके अलावा मैंने नेस्कैफे बेसमेंट में किया था। अच्छा। जहाँ पे सब लड़कियाँ थी, 10 लड़कियाँ थी, इंस्ट्रूमेंट था और वोकल्स पे और काफी चीजें थी। हमने एक टीजर देखा है, अब हमने प्रॉपर उसका फिल्म दिखाया, हमें जरा तबला बजा के अपने स्किल्स को दिखाइएगा। कुछ समय सुनाइए अच्छा सा। मैं यानी क्लासिकल में आपको पता है थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को समझना, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी यानी टेम्पो इस तरह के होते हैं, बीट्स इस तरह के होते हैं कि यानी थोड़ा सा जो म्यूजिक नहीं समझता उसके लिए मुश्किल होता है थोड़ा उसको समझना। तो अभी एक मैं गत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गत बोलते हैं इसको। ओके। तो 3 ताल में मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। जरूर जरूर जरूर। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे। जो मेल तबला प्लेयर्स होते हैं हजरात बजाने वाले, उनमें और आप में टेक्निकली कितना एक आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा इजी है बजाना, मुश्किल है? नहीं, ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है, मोस्टली मर्द करते हैं इसको, तो उनके लिए इजी है थोड़ा। अच्छा। और इसमें ऑब्वियसली फोर्स तो नहीं चाहिए, लेकिन आई बिलीव स्टेमिना तो काफ़ी चाहिए। नहीं, फोर्स भी चाहिए होती है। फोर्स भी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस जब आप करती हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो कायदे हैं, जो कवानीन हैं, वो आप सीखती हैं, उसकी मुख्तलिफ ताले वो आप सीखती हैं। उसके साथ साथ मज़ीद क्या है ऐसा स्किल के लिए जो उस्ताद जी आपको बताते हैं कि इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें, जिस पे आपका फोकस है सीखने के लिए? प्रैक्टिस ज़्यादा इसको करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। और इंस्पायर किससे आप? बहुत ज़्यादा साहब से, तारिक खान साहब से? ये तो है ही हमारे लिए, ये बहुत एक उस्ताद है हमारे, और भी काफी आर्टिस्ट हैं बहुत जो अच्छा बजाते हैं, उन सबसे मैं इंस्पायर। अच्छा सुमेरा, इसके अलावा भी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है या शौक है? नहीं, इसके अलावा नहीं, इतना मुश्किल है, तो उसके अलावा भी नहीं। ठीक है। हम जब भी तबला प्लेयर्स कहीं भी हमारा इंटरेक्शन होता है ना, या मतलब ऐसे जैसे PNCA वगैरह में या अलहमरा वगैरह में, तो कुछ अवामी धुनें होती हैं जो बजाते हैं, अवामी बीट्स होती हैं, तो वैसी कोई अवामी बीट हमें सुनाइए जो जरा सुनने वालों को महसूस करे। ये पंजाबी कहरवा जिसको बोलते हैं, आप लोगों को समझ आएगा। जिसे कहते हैं, यस। अच्छा, इसी को एक फास्ट होता है कहरवा, वो भी थोड़ा सा आपको सुनाती है, पंजाबी जिसको बोलते हैं।
सुपर्ब, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे इसलिए सुमेरा को देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसा कि बिल्कुल जिस पे हमने स्टार्ट किया था कि यूजुअली ख़वातीन तबले पे हमें नज़र नहीं आती हैं। एंड आई ऑलवेज फील, हमेशा से मैं ये सोचता था और सोचता हूँ कि ख़वातीन को भी इन इंस्ट्रूमेंट्स की जाने वाली, जैसे एक खातून बहुत अच्छी ड्रमर कोई हमें पाकिस्तान में नहीं मिली, होना चाहिए ज़बरदस्त वाला ड्रमर है वो, वही ना, हमें मतलब बहुत कम है, इक्का दुक्का जैसे अब आप आई हैं। तो आई होप कि आपको देखने के बाद मजीद लोग आएंगे। हमारा ये सेगमेंट क्लोज हो रहा है। एनीथिंग यू वांट टू से सुमेरा? एक तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, कुछ कहना चाहें आप? मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। और अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर में करना क्या है, आपने इरादे क्या हैं? इरादा ये तबला ही करना है अभी, इसको लेके करना है। किसी एक आर्टिस्ट के हवाले से बताएं जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है कि आप परफॉर्म करें। मेरी ख्वाहिश ये तो एक ख्वाहिश होती है, वो यानी कोई है किसी के बारे में सोचती है कि उनके साथ संगत करूं? हाँ, इंडिया में आर्टिस्ट हैं, इंडिया में आर्टिस्ट, नाम ले लीजिए। यहाँ पे भी हैं, इंडिया में भी हैं। अच्छा, तो ये उनके साथ क्या बजाना ये है कि कभी वो सुने और इस तरह। वाह वाह, क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छी फनकारा हैं। आप ओबियसली ये एक ऐसा समंदर है जी जिसकी कोई हद नहीं होती किसी भी फनकार के लिए, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुमेरा वारिस से हमने मिलवाया, जो कि पाकिस्तान की तबला नवाज हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तबला बजाती हैं। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब जा रहा है। हम एंड पे जाते जाते कुछ और बात कर लेते हैं कोविड के हवाले से। बिल्कुल, कोविड के हवाले से कि आप कोविड से बचकर रहें, क्योंकि ऑब्वियसली ओमिक्रॉन के हवाले से मैंने सुबह आते जब शो हमने इंट्रो किया था तो तब भी हमने आपको एक और वेरिएंट के हवाले से बताया था, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। सबसे बढ़कर वैक्सीनेटेड होंगे तभी आप ओमिक्रॉन या दीगर वेरिएंट्स जो कि अभी आते रहेंगे, इस हवाले से तो बार बार हमें खबरदार किया जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है म्यूट कर रहा है या वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो उस पर आपने बचकर रहना है। वैक्सीनेशन म्यूट नहीं हो रहा, म्यूटेट किया जा रहा है। दैट्स व्हाट वी। ओके, सो प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। टिल टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।